जी नाज़रीन, इस वक्त तो मौजूद हैं लाला यासर नसीर जो कि मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं तंजीम ताजरान के। आज हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा कोरोना के हवाले से जो पोजीशन है पूरे मुल्क की, और दूसरा बजट जो 2020 और 21 के हवाले से, पहले हम पूछते हैं कि बेरोज़गारी के हवाले से लाला साहब बताइएगा क्या पोजीशन है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया है अपने ख्यालात का इजहार करने का। तो गुजारिश है कि जो कोरोना के मामलात हैं वो तो आपको पता है सब पूरी दुनिया इस वक्त डिस्टर्ब है इस पेंडेमिक से। तो बेरोज़गारी का आलम तो जो है रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है, और हुकूमत की तरफ से जो है वो कोई ऐसा ख़ास हमें ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टर्स को कोई रिलीफ़ नहीं दिया गया। तो मैं यही हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, बार बार कर रहे हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। यहाँ गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, इधर भी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाहर खड़ी हैं, ये साथ वाले हर जगह पर जो ट्रक्स जो है वो ब्लॉक हो गए हैं। उसकी वजह ये है, मेन वजह ये है कि इंडस्ट्री बंद है, मार्केटें तकरीबन ना होने के बराबर कारोबार हैं मार्केटों में, जिसकी वजह से कारोबार मंदे का शिकार है। उसकी वजह से ड्राइवर्स जो हैं वो अलहदा परेशान हैं, गाड़ियों के मालकान अलहदा परेशान हैं, कंडक्टर्स जो हैं वो अलहदा परेशान हैं, मज़दूर तबका जो है वो अलहदा परेशान है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे जो कर सकते हैं, मगर हम जितना वज़न उठा सकते हैं उससे ज़्यादा तो नहीं उठा सकेंगे। तो हमारी तो आज आगे जो है रसाई कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट तक किसी तरह से हो जाए, जो कि नहीं हो पाती है। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट का राब्ते में आ भी जाए तो वो इतने वो उसको क्या कहते हैं कि वो उनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है, वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। तो हम तो बड़े इस वक्त जो है ना अजीब सी सूरत हाल का शिकार है। ऊपर से ये बजट आ गया है, बजट ने अब जो हमें उम्मीदें थी बजट से कि हमें कुछ उसमें रिलीफ़ मिलेगा, तो ट्रांसपोर्टर्स को तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई रिलीफ़ नहीं मिला है, छोटे ताजरों को किसी किस्म का कोई रिलीफ़ नहीं मिला है। शोर डाला गया जी कि इस दफ़ा जो है टैक्स फ्री बजट दिया जाएगा। मैं बड़ा खुश था कि ले भाई इस दफ़ा तो कमाल हो जाएगा, गवर्नमेंट ने बड़ा मज़ा कर देना है कि टैक्सेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मगर वो ये था कि जो नए टैक्सेस लगने थे, फर्दर जो टैक्सेस ऐड होने थे वो नहीं हुए। तो खैर उसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि कुछ बेहतर किया जाए, मगर वो इसमें नाकाम रहे हैं। लेकिन लाला जी, मैं एक बात मैं नोट कर रहा हूँ कि आप बड़ी खुशी से ये अल्फाज बता रहे हैं, खुश होकर बता रहे हैं कि बजट जो है ना अच्छा नहीं आया, लेकिन आपके स्माइलिंग फेस बता रही है कि अंदर से आप खुश हैं। ये क्या वजह है? खुश होकर बताया, वरना जिसने भी बताया उसने तो अपने अंदाज में कहा कि बस जी असी तो लुट गए, असी तो मर गए हैं, लेकिन आप बड़ी खुशी से कह रहे हैं कि बजट जो है ना सही नहीं आया। ये खुशी का क्या इजहार आप कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? नहीं, खुशी का इजहार नहीं है, ये इसको तंज ही समझ लें आप गवर्नमेंट पे कि किसी ने रो के बता दिया, किसी ने हंस के बता दिया, मतलब दोनों का ये एक है। मतलब एक ही है कि बजट में हमें हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिलीफ नहीं मिला। मैंने बार बार मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स पर ये गुजारिशात पेश की हैं कि जो आप डॉक्टर्स को रिलीफ दे रहे हैं, जो आप पुलिस वालों को रिलीफ दे रहे हैं, जो मुख्तलिफ जो लोग फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं उन लोगों को आप रिलीफ दे रहे हैं कोरोना की वजह से। मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब चाहिए हुकूमत वक्त से कि जो आपकी मंडियों की तरसीलात हैं, जो सब्ज़ियां हैं, जो फ्रूट हैं, जो मेडिसिन है, जितनी भी खुराक की आइटम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको कौन मूव कर रहा है? उनको ये ड्राइवर्स और कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं। गवर्नमेंट से मैं बार बार इस बात पे इल्तिजा करता हूँ कि खुदा का वास्ता है इन बेचारे लोगों को कोई रिलीफ दिया जाए, इनको कोई पैकेज दिया जाए। इनको हम तो जो तनख्वाहें देते हैं अपने ड्राइवर्स को वो तो देते ही देते हैं, वो तो हमने उन्हें देनी है, मगर हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए कोई ऐसा पैकेज दिया जाए जिसमें इन बेचारों की हौसला अफजाई हो सके। ये लोग फ्रंट लाइन के सिपाही हैं, अपनी ज़िंदगियों को हथेली पे रख के अपनी जानों को ख़तरे में डालकर हमारी खिदमत कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। सबसे बड़ी खिदमत ये लोग कर रहे हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, स्टीयरिंग पे बैठे हैं, मंडियों में जा रहे हैं, कोई उनकी हिफाजती तदाबीर नहीं है उनके पास। बेचारों के पास लिमिटेड से वसाइल हैं जिसमें वो अपने आप को ख़तरे में डाल के जो है वो सारे मामलात को सरअंजाम दे रहे हैं। तो इनके लिए कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए, इनके लिए कोई ऐसा पैकेज देना चाहिए जिसमें इन लोगों को इस बात की खुशी हो कि यार हम वाकई कोई ऐसा काम करें जिस पे हमें कोई एप्रिसिएशन मिली है, उससे इनको इनकरेजमेंट मिलेगी, उससे इन लोगों का हौसला बढ़ेगा। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। लाला जी, हमें दिखाइएगा, हम आपकी मार्केट में देख रहे हैं माशाल्लाह आपके गाड़ियाँ जो आप बता रहे हैं कि वाकई यहाँ पर बेरोज़गारी है, ट्रक भी हमारे खड़े हुए हैं, ट्राले भी खड़े हुए हैं, और
मज़दूर जो हैं आपके। असल में ऐसा हमारी जो मार्केट है ये 68 में जब ये ट्रक स्टैंड बना था तो उस वक्त हमारे जो ट्रक्स के साइज़ होते थे वो बेडफोर्ड आप अगर दिखा सके, ये गाड़ी खड़ी है, ये 14 फीट गाड़ी थी उस वक्त, ये दिखाएं इधर, ये वाली ये गाड़ी देखिए, उस वक्त ये गाड़ी होती थी, उसका ये साइज़ होता था। अब जो गाड़ियाँ जो ट्रेलर्स हैं, ट्रेलर एक भी हमारी मार्केट में अगर आगे खड़ा हो जाए ना तो हमारी मार्केट चौक हो जाती है, यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ नज़र आ नहीं सकती है, रुक नहीं सकती है। वो गाड़ियाँ हमें मुख्तलिफ प्राइवेट पार्किंग्स हमने जो है वहाँ पर ठेके पर ली हुई है, कुछ लोगों ने बनाई हुई है, वहाँ पर हम उनके पास अपनी गाड़ियों को खड़ा करते हैं और उनको अपनी जेब से हम पे करते हैं, क्योंकि ट्रेलर्स इस मार्केट में नहीं आ सकते। ये भी हमारा एक मुतालबा था गवर्नमेंट से कि हमें सरकारी तौर पर एक ट्रक स्टैंड दिया जाए, क्योंकि आज जो जब ये ट्रक स्टैंड बना था उस वक्त की आबादी और आज की आबादी को कंपैरिजन किया जाए तो वो ज़रबे खा के बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है ना, कई 100 गुना आगे चली गई है, 68 और आज 2020। उसके बाद जो ट्रक का साइज़ 14 फीट था वो 60 फीट तक चला गया है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट को अकोमोडेट करना चाहिए हम ट्रांसपोर्टर्स को। अब मार्केट में उस वक्त ये गवर्नमेंट ने 68 दुकानें जो थी ये कॉरपोरेशन की जो बनी थी उस वक्त, ये सामने जो है ये कॉरपोरेशन, कैमरामैन दिखाइएगा, ये कॉरपोरेशन की मिल्कियत है, किराएदार बैठे हैं। आज वो 68 की जगह पर यहाँ पर मेरा ख्याल है कि 5000 के करीब दुकानें बन गई हैं, तो वो दुकानदार एक एक दुकान में 2-2 3-3 लोग बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट इसको सरकारी तौर पर हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, कोई ट्रक स्टैंड मुहैया करती है जिसके अंदर ये कमर्शियल दुकानें भी होंगी, क्योंकि हमारा स्पेयर पार्ट, टायर्स और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। वर्कशॉप हो, मस्जिद हो, ड्राइवर्स के क़याम ताम की जगह हो, इस तरह के मामलात को हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट बराह रास्त गवर्नर साहब को भी मैं कह चुका हूँ, सीएम साहब तक भी हमने अपनी समरी भेजी है, जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के खिची साहब उनको भी हमने ये बराह रास्त अपनी सिफारिशात भेजी हैं। उसके अलावा भी जो जहाँ जहाँ तक हमारी रसाई थी हमने हर जगह पे अपनी सर मारने की कोशिश की है। आपने तो माशाल्लाह अपनी पूरी जो कंप्लेनें ये सीएम साहब को भी की है, आपने गवर्नर साहब को भी बताई हैं, ये तो इस पर कोई अमल नहीं हुआ सर जी। अमल क्या करना है हमें तो समझ नहीं आ रही है। मुझे तो अक्सर एक शेर याद आ जाता है, इस मुल्क की सियासत जो हो रही है कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल क्या पूछते हो दोस्तों, कि तवाइफ गिरी हुई है तमाशबीनों में। तो यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये हमारे साथ ये सियासतदान करेंगे क्या। हमारा खून भी निचोड़ते हैं, हमें डंडे भी मारते हैं, और बस अब मैं इससे आगे आपको क्या कहूँ। तवाइफ गिरी हुई है तमाशबीन में, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप बताएं इसके अलावा आपको क्या नज़र आता है? आपको डिसीजन देना, उनको को बताएं, को मशवरा दें। सुनता कौन है? देखिए बजट के लिए आप देखिए मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं यूनियंस के, एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है। फिर मैं शोर कर रहा हूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि मुझे किसी दिन पकड़ के अंदर ही फेंक देंगे, यही होगा आखिर में, कि भाई जो बोलता है बोलने वाले को खामोश करवा दिया जाता है। इस बात का आपको भी पता है। तो पाकिस्तान में तो लीडर भी वही बनता है जो अंदर जाते हैं। आप घबरा नहीं, हम अंदर जाने की बात घबराने की नहीं है। देखिए बात घबराने की नहीं, बात हक की बात करनी चाहिए, और मैं हमेशा करता हूँ और डट के करता हूँ और डंके की चोट पे करता हूँ। मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं स्मगलर नहीं हूँ, मैं डाकू नहीं हूँ, मेरा 2 नंबर का कारोबार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने 18 साल की उम्र से मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं एनटीएन पेयर हूँ। मुझे इसमें कोई किसी किस्म का अल्लाह माफ़ करे गवर्नमेंट का मैं चोर नहीं हूँ, खजाने का चोर नहीं हूँ, मैं टैक्स का चोर नहीं हूँ। मैं हर तरह से साफ़ सुथरा आदमी हूँ, अपना कारोबार कर रहा हूँ, हलाल की रोटी रोज़ी कमाता हूँ और अपने बच्चों के लिए लेके जाता हूँ। मुझे किसी से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। मैं वो बात करता हूँ, मैं अवामी बात, इज्तिमाई बात करता हूँ, मैं ज़ाती बात नहीं करता। अच्छा लाला जी, अब बजट के बाद जो बजट आ गया है, फिर अब आपने क्या सोचा है उस बजट के हवाले से, क्या करेंगे? सर बजट में हमने मुख्तलिफ अपनी सिफारिशात जो अपनी नाकस इल्म के मुताबिक हम दे सकते थे उसमें दी हैं। अब एक नारा खान साहब बड़े ज़ोर शोर से मार रहे हैं जी कि स्मगलिंग को डिस्करेज किया जाए वतन अजीज़ में, इस मुल्क पाकिस्तान में। मैं उसके लिए मैंने एक राय अपनी दी, और वो राय ये थी कि अगर आप स्मगलिंग को डिस्करेज करना चाहते हैं तो आप वो आइटम्स जो पाकिस्तान में नहीं बन रही और वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो तो इंडस्ट्री पाकिस्तान में काम कर रही है मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, उसकी तो बेशक 1000% जो है ना ड्यूटियाँ बढ़ा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं बनती और हमें बाहर से मंगवाना मजबूरी है, उन चीज़ों को पोर्ट फ्री कर दिया जाए, उन चीज़ों की ड्यूटी फ्री कर दी जाए, ताकि वो चीज़ें
स्मगलिंग तो उन्हीं चीज़ों पर होती है जिनकी ज़रूरत है, और तकरीबन पाकिस्तान में 70 to 80% चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट होके आ रही हैं। हमारी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर हमारे ट्रक्स के, बसों के, गाड़ियों के, कारों के, यहाँ पर टायर्स का बहुत बड़ा कारोबार है। बदामी बाग हमारे साथ है, ऑटो पार्ट्स का और मुख्तलिफ़ चीज़ों का कारोबार है। शालम मार्केट है, आज़म मार्केट है, उसके बाद रंग महल है, ये लाहौर सारा घिरा हुआ है मार्केटों में। और तकरीबन हर मार्केट में 80% के करीब जो सामान लाया जाता है वो इम्पोर्ट किया जाता है। अगर गवर्नमेंट उस माल को जो यहाँ नहीं बनता तो वही बाहर से आ रहा है, उसके जो ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ को अगर मैं तो यही कहूँगा कि 100% अगर ख़त्म कर दिया जाए तो मेरे ख़्याल में ये स्मगलिंग को ख़त्म करने के मुतरादिफ होगा। स्मगलिंग को डिस्करेज करने के लिए ये इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। स्मगलिंग क्यों की जाती है कि जब एक चीज़ पोर्ट से आती है, थ्रू प्रॉपर चैनल लाई जाती है उसकी कीमत, और दूसरी चीज़ जो ये अपना स्मगल करके लाई जाती है उसका जो डिफरेंस होता है, जब वो ज़्यादा हो जाता है तो स्मगलिंग के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर वो डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, बल्कि इंपोर्ट करके थ्रू प्रॉपर चैनल लाई जाने वाली चीज़ अगर सस्ती हमें घर में पड़ेगी तो किसी बंदे का भी ध्यान जो है ये कैरी फॉरवर्ड वालों की तरफ जाएगा ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्करेज हो जाएंगे। हर किस्म की चीज़ जो देखें, अब हुकूमत ने एक बिल पास किया है असम्बली में कि जी स्मगलिंग वाले जो लोग हैं उनको जहाँ से स्मगलिंग का सामान पकड़ा जाए उसको 10% जुर्माना भी किया, 10 गुना जुर्माना भी किया जाएगा। यानी अगर 1 लाख का सामान है तो 10 लाख उसको जुर्माना भी होगा। तो अगर आप देखें उसमें होता क्या है, अब ये मेरे मार्केट में इस एरिया के पुलिस स्टेशन में जब कोई नया अफसर आता है तो जो लोग यहाँ पर क्रिमिनल लोग होते हैं उनके जो नीचे नुमाइंदे होते हैं वो जाके तो साहब बड़ा सख्त है। सख्त क्या होता है कि जो काम उसका 500 में होता है वो 5000 में होने लग जाता है, काम फिर भी हो रहा होता है। तो अब वो बिल असेंबली में पास हो गया है, उस पास होने की वजह से जो भी मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। स्मगलिंग नहीं रुकी, स्मगलिंग रुकने का इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। अगर स्मगलिंग को रोकना चाहते हैं, डिस्करेज करना चाहते हैं, आवाम को फ़ायदा देना चाहते हैं, उससे देखें गवर्नमेंट को सबसे बड़ा फ़ायदा है। गवर्नमेंट को इस तरह करने से, ड्यूटी फ्री करने से इतना बड़ा फ़ायदा है कि गवर्नमेंट की सोच भी नहीं है। देखें उसमें जितना डॉलर बाहर जा रहा है, ज़ाहिर माल आ रहा है तो पैसा तो बाहर जा रहा है ना, वो पैसा थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट की किटी में आएगा, गवर्नमेंट की पॉकेट में आएगा, गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा होगा। देखिए ये सबसे जो डॉलर है इस वक्त क्यों उसकी इतनी कीमत ऊपर चली गई है, उसकी वजह यही है कि हवाले हो रहे हैं, हुंडियाँ हो रही हैं, गवर्नमेंट किसी चीज़ को रोकने में नाकाम है हर तरह से। तो गवर्नमेंट को पॉजिटिव स्टेप्स, बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए और उसको लेने पड़ेंगे। दूसरा, मैं एक चीज़ मेरे जहन में एक चल रही थी, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ मगर मैं अपनी नाक़स इल्म से मैं ये भी राय दी थी कि जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में चल रही है, देखिए इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट देंगे। जब इंडस्ट्री पाकिस्तान में चलेगी तो गवर्नमेंट को उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, हर कारोबार ऑटोमेटिकली चलेगा, ये इंपोर्ट भी डिस्करेज हो जाएगी उससे। उसको इनकरेज करने का बेस्ट तरीका ये है, सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है इंडस्ट्री का वो गैस और बिजली का है। एक तो पूरी नहीं मिलती, जो मिलती है वो इतनी महंगी है कि इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त पागल हुए फिरते हैं। बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद होने के बावजूद दुनिया में कॉटन की, गारमेंट्स की, कपड़े की एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया में वो दूसरे नंबर पे मुल्क आ गया है। उसने एक ट्रिक खेला, एक गेम खेली, पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री थी, जितना इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसको उसने ऑफ़र की सस्ती लेबर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी अपना पूरा अपने सेटअप जो है उठा के हमारे पास ले आए। 5 साल के लिए उन्होंने ऑफ़र किया। 5 साल की ऑफ़र में पाकिस्तान की तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पर शिफ्ट हो गई बांग्लादेश में। 5 साल पूरे होने के बाद उन्होंने किकआउट किया, सबको धक्के मार के बाहर निकाला, आपकी सारी टेक्नोलॉजी पे कब्जा किया, आपके जो यूनिट्स वहाँ लगे हुए थे वो सारे उनके अंडर आ गए। अपने इंजीनियर्स उन्होंने आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि किसी भी दूसरे मुल्क में जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो हर हमारे मुल्क में भी अगर कोई बाहर से आके इंडस्ट्री लगाएगा तो उसका कानून है कि कुछ % जो मुलाजमीन है वो हमारे होंगे। अगर 100 बंदे रखने हैं तो 100 में से कुछ 40 बंदे या 30 बंदे हमारे होंगे, 60 या 70 बंदे उनके होंगे। ठीक है, इसी तरह उन्होंने अपने बंदों को हमारे साथ अपॉइंट किया, अपने बंदों को उस इंडस्ट्री में हमारे साथ, हमारी इंडस्ट्री के साथ अपॉइंट कर दिया। उसके बाद जनाब आला हुआ ये कि उन्होंने अपना सारा इल्म जो था, जो उसकी टेक्निक थी, इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो मामला थे, उस पर उन्होंने अबूर हासिल किया। 5 साल पूरे हुए, किक आउट किया, पाकिस्तानियों को भगाया वहाँ से, उनकी सारी लगे लगाए सेटअप वहाँ के वहाँ रख लिए
और अब उसका कमाल ये है कि वो पूरी दुनिया में देखें दूसरे नंबर पे अपना जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं क्या, गारमेंट्स, कॉटन गारमेंट्स, कपड़े से रिलेटेड, कॉटन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं। तो उसमें देखें अगर पाकिस्तान में, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर अपनी इंडस्ट्री को पैकेज देती है, इनकरेज करती है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी में या स्वी गैस में उसको रिलीफ देती है, तो आप देखें कि उसके अल्टरनेट में अगर हमारी इंडस्ट्री जो है ग्रो अप होती है, बड़ी होती है, जितनी बड़ी हो जाएगी मुल्क को उतना ही फ़ायदा होगा, उतना हमारी ट्रांसपोर्ट भी चलेगी, उतनी लेबर भी चलेगी, वो हर महकमे को फ़ायदा होगा, उतनी इम्पोर्ट हमारी डिस्करेज होगी। और दूसरा जो इंपोर्ट में रॉ मटेरियल्स पर गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है उस पर जो 5% टैक्स था उसको कम करके 2%, 2 पॉइंट कुछ कर दिया है। वो भी एक कुछ गवर्नमेंट ने कोशिश की है अपनी तरफ से, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बजट को अच्छा करने की पूरी कोशिश की है। मगर होता क्या है, गवर्नमेंट हमेशा से ताजरों से, चैम्बर से और मुख्तलिफ़ तंजीमों से राय लेती है बजट के हवाले से, मगर ताजरों की राय जो है वो राय की हद तक ही ख़त्म हो जाती है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, कभी भी उनको अपने बजट के अंदर शामिल नहीं करते। राय को रायगा कर देते हैं, राय को आया गया कर देते हैं, उसकी वजह से हमें कोई फ़ायदा पहुंचने के जो चांसेस हम सोच रहे होते हैं वो नहीं हो सकते। बजट हमेशा बना बनाया ही आता है और बना बनाया ही आगे पढ़ दिया जाता है। अगर बजट पढ़ने वाले को भी उसकी डिटेल पूछ ली जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसा चाहिए, जैसे फवाद चौधरी साहब हैं वो एडवांस बता देते हैं सब कुछ, कोई ऐसा मिनिस्टर लाएं जो आपको भी बता दे। फवाद चौधरी से पूरे पाकिस्तान के लाख इख्तलाफात होंगे, मैं भी उससे कई इख्तलाफात रखता हूँगा, मगर इस मामले में, ये रोयत हिलाल कमेटी के मामले में, मैं फवाद चौधरी को इस मामले में सपोर्ट करता हूँ, उसको 100 में से 100 नंबर देता हूँ। रोयत हिलाल कमेटी को पाकिस्तान में ख़त्म कर देना चाहिए। ये बुढ़े बाबे जो हैं जिनको अपने पास पड़ी हुई एक चीज़, कोई भी चीज़ बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी नज़र नहीं आती, वो चांद कहाँ से देखेंगे। इन लोगों पर करोड़ों रुपया आवाम का ज़ाया करने से बेहतर है कि टेक्नोलॉजी मौजूद है, अगर टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद ना हो तो फिर तो ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है तो आपको तंगी किस चीज़ की है, आपको तकलीफ़ किस चीज़ की, आप क्यों बिला वजह इतने सफ़ेद हाथियों को पाल रहे हैं। आप खुदा का वास्ते इन लोगों से अपनी जान छुड़वाएं। नहीं, बिल्कुल मैं आप मुताबिक चले यार, दुनिया के मुताबिक। मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ, ये आप सही कह रहे हैं। शुक्र है आप किसी बात पे तो मुत्तफिक हुए। तो मैं इस मामले में फवाद चौधरी साहब को पूरे 100 में 100 नंबर देता हूँ। अच्छा, अब क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस वक्त मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, क्या कहें? सर जी, मौजूदा हालात में जो कोरोना के मामलात हैं, मैं अपनी आवाम से दरख्वास्त करूंगा और हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि खुदा का वास्ता सीरियस हो जाए। मामलात हद से ज़्यादा बिगड़ गए हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में अब नए पेशेंट्स के लिए जगह नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आगाही कर सकती है ना, आपको बोल सकती है कि यार ये चीज़ गलत है। तो स्ट्रिक्टली कर रही है सर, अब स्ट्रिक्टली भी कर दिया गवर्नमेंट ने। देखिए, जो मैक्सिमम हो सकता है हुकूमत ने तो जो कर सकती है वो कोशिश अपनी तरफ से कर रही है। आगे कुछ कहीं कामयाब होती है, कहीं नाकाम हो जाती है, एक अलग मैटर है, मगर जो जिम्मेदारी इंडिविजुअल्स की है उसको भी हुकूमत पर डाल दिया जाता है। अब जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहूँ कि हाजी साहब आप मेरे हिस्से का काम करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब जो एहतियात मैंने करनी है वो आप तो नहीं कर सकते मेरे लिए, ठीक है ना। तो मुझे और मैं अपने पूरी कौम को यही मैसेज दूंगा, हाथ बांध के, मिन्नत करके, रिक्वेस्ट करके ये बात कहूँगा, बार बार कहूँगा, पहले भी कह रहा हूँ अब फिर कहूँगा कि अपनी ज़िंदगियों का ख्याल करें। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का ख्याल रखना, उनकी हिफाजत करना एक इबादत है, और अल्लाह की अता करदा नेमतों में ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत है, और सबसे बड़ी नेमत की सबसे ज़्यादा हिफाजत करना सबसे बड़ी इबादत है। मैं बस इतना ही कहूँगा। सऊदी अरब और रियाज भत्तानज केरला मार्केट सफ़ा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राब्ते के लिए 27665556 बेहतरीन मेडिसिन का मरकज। Yunus Mobile Wholesale Dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423-575-6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट
टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फोन नंबर 924237231448।